कर रहे हो, कभी आप कोई ईमेल आईडी ओपन कर रहे हो या कोई ऐसी एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल आप अपनी फेसबुक या किसी और वेबसाइट को ही ब्राउज कर रहे हो, तो अगर आपने अपने ब्राउजर पे एड ब्लॉकर नहीं लगाया हुआ तो अक्सर सामने जी आप लॉटरी के एड, किसी बैंक एडवर्टीजमेंट के एड, किसी सेल के दिखाड़ी की या जे डॉट की सेल है, मोटा पतला होने के एड, ठीक है, इस तरह के ना कुछ एड्स स्क्रीन पे सामने आ जाते हैं अचानक से, इसे कहते हैं पॉपअप हो जाना, ठीक है। तो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर, इस तरह के जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं उन्हें एडवेयर कहा जाता है। फिर कौन सी यूटिलिटी इन एडवेयर प्रोग्राम्स को रोकती है स्क्रीन पे पॉपअप होने से? ये सिक्योरिटी की खातिर भी हो सकता है, ये प्रोटेक्शन की खातिर भी होता है, क्योंकि अक्सर एडवेयर ऐसे होते हैं, ठीक है, जो रियलिटी नहीं होते। आपने क्लिक किया, मे बी उसके पीछे कोई वायरस अटैच हो, आपने क्लिक किया, मे बी आपकी कोई फाइल्स करप्ट होना शुरू हो जाए उस पर क्लिक करने, ठीक है, या या आपके मे बी आपका कोई ऐसा डाटा जो बहुत प्राइवेट और पर्सनल डाटा है वो किसी और कोई और ट्रांसफर कर ले अपने ईमेल अकाउंट में या अपने सिस्टम में। तो एडवेयर पे क्लिक करना एक तरह का रिस्क है। आप हर तरह के ऐड पे, हर मोटा पतला होने के ऐड पे, हर लॉटरी के ऐड पे, हर बैंक के या सेल के ऐड पे क्लिक नहीं कर सकते जब तक आपको पता नहीं है कि वो एडवर्टीजमेंट ऑथेंटिक है या नहीं, ठीक है। इस तरह के प्रोग्राम्स को कंट्रोल कौन करता है, इस तरह के प्रोग्राम्स को रिमूव कौन करता है या बैन कौन करता है, उसे एडवेयर रिमूवर का कहा जाता है। यानी वो यूटिलिटी जो एडवेयर्स को रिमूव करती है, डिटेक्ट कर लेती है, ब्लॉक कर देती है कि हर स्क्रीन पे थोड़ी देर बाद इस तरह के कोई या तो नामुनासिब एड्स या तो कोई अननेसेसरी एड्स ना खुल जाएं, तो उस यूटिलिटी को आप एडवेयर रिमूवर का नाम देते हैं, जो कि क्या है, एक प्रोग्राम है जो डिटेक्ट कर देता है, डिलीट कर देता है एडवेयर्स को, ठीक है। और क्या क्वेश्चन था, किसका था मैम? जी जी किरण मैम, वो बुक में लिखा हुआ है कि ना ये वायरस खुद जनरेट नहीं होती, उन्हें कोई ऑथर जनरेट करते। मैम, वो ऑथर कौन होता है? ऑथर किसे कहते हैं? बुक का ऑथर कौन होता है? बुक लिखने वाला। वायरस का ऑथर वायरस बनाने वाला, ठीक है। मैम, वो कौन बनाता है? कोई प्रोग्रामर्स बनाते हैं, प्रोग्रामर्स बनाते हैं किरण। आप और मैं, आप और मेरे जैसे ही प्रोग्रामर्स हैं जो अच्छे काम भी करते हैं और बुरे काम भी करते हैं, ठीक है। कई कंपनीज ऐसी, कई एंटीवायरस की कंपनीज ऐसी हैं जो अपने एंटीवायरस को बेचने के लिए पहले वायरस मार्केट में छोड़ देती हैं। क्यों? फिर उनका एंटीवायरस बिकेगा। फॉर एग्जाम्पल, कई एग्जाम्पल दे रही हूँ कि कई चाबी बनाने वाले पहले ताले या पहले लॉक को डिजाइन करते हैं कि इस तरह का लॉक अगर मार्केट में आ गया तो लोग हमारी ही चाबी खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारी चाबी से ही खुलेगा, ठीक है। तो इस तरह की कई कंपनीज हैं जो अपनी मार्केट स्ट्रेटेजी के तौर पे अपनी बिजनेस को बढ़ाने के लिए ये काम करती हैं। और कई दफा जो लोग अनवांटेड अनऑथराइज्ड एक्सेस चाहते हैं, मैं चाहती हूँ जी बैंक के अकाउंट्स का सारा डाटा मेरे पास आ जाए, बैंक से पैसे ट्रांसफर मेरे पास हो जाए, इलीगल कोई काम करना, तो जो इलीगल एक्टिविटीज करना चाहते हैं वो भी वायरस को क्रिएट करते हैं। वायरस अपने आप में खुद एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। सिर्फ वो सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम करता क्या है, वो बेनिफिट की बजाय डिस्ट्रक्शन के लिए, लॉस के लिए, डैमेज के लिए इस्तेमाल होता है। तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उसे बुरा या अच्छा बनाता है। एटॉमिक बॉम्ब है, ठीक है, किसी न किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया। उसी तरह अच्छे से अच्छा कोई मिसाइल है या अच्छे से अच्छा एयरक्राफ्ट है, वो भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बना। पर ह्यूमन ने उसको किस इस्तेमाल के लिए, किस नीयत से बनाया है, वो उसको अच्छा या बुरा बनाते। इटसेल्फ टेक्नोलॉजी बुरी नहीं होती, इटसेल्फ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, उस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल या इस्तेमाल करने वाले की नीयत अच्छी या बुरी हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि वायरस अपने आप में तो एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्राम है, एक पीस ऑफ कोड है। कोड किस लिए किया गया है? किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो वो वायरस की कैटेगरी में आ गया। अब अच्छे सॉफ्टवेयर भी तो है, तो सारे सॉफ्टवेयर बुरे नहीं है, इसी तरह सारे सॉफ्टवेयर अच्छे नहीं है, ठीक है। फाइका, आप क्या पूछ रही हैं? स्लाइड नंबर 28 रिपीट कर दें, चैप्टर 7 की स्लाइड नंबर 28, ठीक है जी, मैं कर देती हूँ। वो विंडोज 7 की पिक्चर्स वाला है। विंडोज 7 की पिक्चर्स वाला वो तो मैंने बड़े आसान अल्फाज में बताया था कि ये थोड़ा सा प्रीवियस डाटा लिखा हुआ है। स्लाइड नंबर कौन सी बोली थी फाइका? 17 कहाँ गई? 7 28 28, ओहो
28 ये वाला, ये फीचर्स बताए गए हैं विंडोज 7 के। रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस एक फीचर है कि आप विंडोज 7 को रिलायबली यूज कर सकते हो, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। विंडोज 7 आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, विंडोज 7 आपको इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट की फैसिलिटी देती है, ठीक है। उसकी अपीयरेंस और उसकी नेविगेशन कहते हैं इसको, चीजों को लोकेट करने को, आसानी से चीजें लोकेट हो जाती हैं। अपीयरेंस अच्छी, अपीयरेंस आप कह सकते हैं कि ग्राफिक्स अच्छे हैं, कलर स्कीम अच्छी यूज की गई है, बटन्स का या आइकन्स का या अच्छी शेप्स का, सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया है। कम्युनिकेशन और इंटरनेट की फैसिलिटी भी विंडोज 7 में आपको अलाउ करती है कि आप नेटवर्क से कनेक्ट हो सकते हैं। बाय नेम इन फीचर्स को याद कर ले, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। बाय नेम आपको पता हो विंडोज 7 के क्या फीचर्स है, ये 5-6 जितने भी फीचर्स हैं ये लिखते हैं। और कोई क्यूरी? हाँ जी, और कोई बात ना समझ आई? मैम एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम बता दें, स्लाइड नंबर 33। स्लाइड नंबर 33। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो एम्बेडेड कंप्यूटर्स के लिए बनाए जाते हैं, उन्हें एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। अब एम्बेडेड कंप्यूटर से क्या मुराद है? मैंने जैसे आपका कार का ऑटोमेटिक सिस्टम की बात की थी, मैंने वॉशिंग मशीन के ऑटोमेटिक सिस्टम की बात की थी, ठीक है। ये आगे एग्जाम्पल में वो एक उसने ये सिलाई मशीन से दिखाई हुई है, ठीक है। इसका कोई एक पार्ट कंप्यूटराइज्ड है, तो आप पूरी की पूरी सिलाई मशीन को कंप्यूटर नहीं कहेंगे। मैंने कंप्यूटर पे कुछ कपड़े सिए या मैं कंप्यूटर पे बैठ के यूनिवर्सिटी आई, आप ये नहीं कहेंगे। आप कहेंगे इस सिस्टम का, इस पूरे के पूरे डिवाइस का, इस पूरी की पूरी मशीन का कोई एक हिस्सा, कोई एक पार्ट है जो कंप्यूटराइज्ड तौर पे काम करता है। अब उस एक पार्ट, उस एक हिस्से को कंप्यूटराइज्ड तौर पे काम करने के लिए किसी ना किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की भी जरूरत है, यानी किसी ना किसी प्रोग्राम की भी, सॉफ्टवेयर की भी जरूरत है। उस एक पार्ट के लिए, उस एम्बेडेड कंप्यूटर के लिए जो प्रोग्राम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन किया जाता है और इस्तेमाल किया जाता है, उसे एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। नीचे उसकी कुछ एग्जांपल्स दे दी गई हैं, बस ये बात थी इसमें, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? मैम ये लिखा हुआ है कि एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम रिजाइड्स ऑन अ रोम चिप ऑन अ मोबाइल डिवाइस, इस बात समझ नहीं लगी थी। अच्छा, रिजाइड का मतलब होता है, हाँ, रिजाइड्स का मतलब होता है रहना, ठीक है। आप रेजिडेंट से वर्ड निकला है रिजाइड, कहाँ के रेजिडेंट है? हम सरगोदा के रेजिडेंट है, हम पाकिस्तान के रेजिडेंट। रोम चिप पे उसको सेव कर दिया जाता है। रोम चिप ऐसी जो कि एक दफा परमानेंटली सेव हो जाए तो बार बार उसको क्या किया जा सकता है, रिमूव नहीं किया जा सकता। रीड ओनली मेमोरी है ना रोम चिप। अगर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के जो उसके ऑटोमेटिक पार्ट के अंदर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर फीड कर दिया, तो आप बार बार जाके ये तो नहीं कर सकते आए जी मैं अब सॉफ्टवेयर उस ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में गेम खेल लूं, आए जी मैं उस पर गाना सुन लूं या उसके कंटेंट्स को चेंज कर लूं, ठीक है। ये नहीं किया जा सकता। उसके अंदर जो चिप्स इंस्टॉल होती है वो रोम चिप्स होती हैं, यानी परमानेंटली एक ही तरह का सॉफ्टवेयर, एक ही तरह की प्रोग्रामिंग कोडिंग उसमें इंस्टॉल कर दी गई, ठीक है। वो उसी पे बार बार ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन अपना काम करती रहेगी। मोबाइल डिवाइस का ये मतलब है, या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यही मतलब है कि वो डिवाइस जरूरी नहीं एक जगह फिक्स हो, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल भी कर सकते हैं। अगर कोई बहुत बड़ी डिवाइस है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो अपनी जगह पड़ी भी रह सकती है। जैसे वॉशिंग मशीन को ले लेके तो फिर नहीं सकते, पर गाड़ी आपकी एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। आपके अगर ब्लैकबेरी के या सिम्बियन के जो मोबाइल फोन्स थे, ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए जा सकते। इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को आप एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ओके मैम, थैंक यू। और कोई टॉपिक? ठीक है, नो मैम, बस यही था। हाँ जी। और कोई इस चैप्टर में से कोई बात ना समझ आई हो? आगे बात हमारी, ठीक है, हमारा चैप्टर कवर हो गया था। ये रिपीट कर दें मैम, स्लाइड नंबर 32 रिपीट कर दें। स्लाइड नंबर, अच्छा जी, स्लाइड नंबर 32। स्लाइड नंबर 32 कहती है सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं, या एग्जांपल बता दी गई है सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की। उसमें एक एग्जांपल है विंडोज सर्वर 2008 की, ठीक है। जो अपग्रेडेड वर्जन है विंडोज सर्वर 2003 का। ये बेसिकली सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल है। जैसे हम स्टैंडअलोन ऑपरेटिंग सिस्टम में एग्जांपल लेते हैं विंडोज 7 की, विंडो 8 की, विंडो 10 की, इसी तरह सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल है विंडोज सर्वर 2008, ठीक है। ये विंडोज सर्वर 2008 फैमिली का मेंबर है, इसके मल्टीपल एडिशन है, यानी एक से ज्यादा एडिशन, एक से ज्यादा वर्जन है, ठीक है।
फिर हर एडिशन में वो कहता है मोस्टली हाइपर वी या विजुअलाइजेशन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। विजुअलाइजेशन की टेक्नोलॉजी क्या करती है? विजुअलाइजेशन की टेक्नोलॉजी उस प्रैक्टिस को, उस जो आपको कंप्यूटिंग रिसोर्सेज शेयर करने में एबिलिटी देती है। क्योंकि नेटवर्क की बात हो रही है ना, सर्वर का मतलब है नेटवर्क, सर्वर का मतलब है एक से ज्यादा लोग एक्सेस कर रहे हैं किसी सॉफ्टवेयर रिसोर्स को या किसी हार्डवेयर रिसोर्स को, ठीक है। अब जब शेयर कर रहे हैं तो इस शेयरिंग की प्रैक्टिस को आप वर्चुअलाइजेशन कहते हैं। जो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो वर्चुअलाइजेशन की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं ताकि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एक से ज्यादा कंप्यूटर जो नेटवर्क पे कनेक्टेड हैं वो आपस में रिसोर्सेज को शेयर कर सकें। पूलिंग का मतलब भी शेयरिंग ही होता है। पूल क्या होता है? जैसे स्विमिंग पूल होता है, एक मजमुआ, एक गैदर कर दिया आपने, पानी को एक जगह इकट्ठा कर लिया तो वो पूल कहलाया। जब रिसोर्सेज एक जगह आपके इकट्ठे हो गए और उन रिसोर्सेज को सारे शेयर कर रहे हैं तो किस टेक्नोलॉजी के थ्रू शेयर कर रहे हैं? वर्चुअलाइजेशन की टेक्नोलॉजी के थ्रू शेयर कर रहे हैं। और वर्चुअलाइजेशन की टेक्नोलॉजी कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करता है? स्टैंड अलोन नहीं कर सकता, क्योंकि स्टैंड अलोन में तो एक ही यूजर ने काम करना है स्टैंड अलोन पे, तो वो करता है सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को एक से ज्यादा यूजर्स ने एक्सेस करना है वो वर्चुअलाइजेशन का इस्तेमाल करेगा ही करेगा। बात समझ आ गई? यस मैम। चलिए, चैप्टर हमारा कवर हो गया था या कुछ रहता था? मैम हो गया था। मैम हो गया था। हो गया था। चलेंगे, अगर हो गया था फिर तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देना चाहिए। मैम फाइनल के लिए कितने चैप्टर करेंगे हम? अभी तक हमने कितने कर लिए हैं? मैम 2 किए हैं। मैम 2 कर लिए हैं। अभी हम स्टार्ट करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे। ओके मैम। अभी तो नहीं। अच्छा, ये थोड़ा सा आसान सबको देखते हैं फिर 2 3 से 3 से वाला देख लेते हैं। मैम 22 से वाइवा भी है। 22 से वाइवा भी, हाँ तो उससे पहले एक चैप्टर तो कंप्लीट हो जाएगा ना इंशाल्लाह मैम। इंशाल्लाह। मैम मिड भी इंक्लूड होगा साथ सिलेबस। बच्चे ये अभी हमने डिसाइड नहीं किया। मैम आपने कहा था नहीं होगा। यस मैम। यस मैम। मैंने कहा नहीं होगा, जैसा कुछ याद तो नहीं पड़ता मैम था आपने कि मैंने कहा मैम आपने कहा था। मैम आपने कहा था होगा वही जो मैं चाहूंगी, मैंने ये जरूर कहा था। जी मैम ये भी कहा था। अच्छा, चलेंगे देखते हैं, परेशान ना हो फिलहाल। अच्छा जी, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जो कि है कंप्यूटर सिक्योरिटी, सेफ्टी, एथिक्स एंड प्राइवेसी। सिक्योरिटी और सेफ्टी, एथिक्स एंड प्राइवेसी, बाय वर्ड एक एक करके कौन मीनिंग बताएगा? अच्छा जी, पहले कौन बताएगा सिक्योरिटी किसे कहते हैं? मैम सिक्योर करना फ्रॉम वायरसेस और ऐसी फाइल्स जिससे कंप्यूटर डैमेज कर सके। ठीक है, नुमान सेफ्टी? मैम सेफ्टी मतलब हिफाजत करना। प्रोटेक्शन को कहते हैं। जी मैम प्रोटेक्शन हो। एंटीवायरसेस वगैरह को ऐड करना कंप्यूटर में। ठीक है, और प्राइवेसी वो अपनी एथिक्स का नहीं पता, और प्राइवेसी मतलब अपनी एथिक्स बाय मीन तो एथिक्स मैम मॉरल में भी आ सकते हैं ना। मैम मैनर्स को भी तो कहते हैं ना एथिक्स। जब Moral मैनर्स के सेंस में भी आ सकते हैं ना। सारे जब कोई बोल रहा हो तो पहले उसको उसके जवाब देना कंप्लीट करते हैं। और हैंड रेज का मैंने आपको तरीका बताया है, जब आप हैंड रेज करेंगे मैं आपका नाम लूंगी, सारों को माइक ऑन करके जवाब देने की जरूरत नहीं है। इजा आप बता रही थी प्राइवेसी क्या होती है? मैम प्राइवेसी में हमारी जो पर्सनल फाइल्स होती हैं जो उसका कोई पासवर्ड वगैरह या कोड वगैरह हम लगाते हैं इसकी ताकि कोई प्रोटेक्शन और प्राइवेसी कहलाती है आपके ऑथराइज्ड डाटा की प्रोटेक्शन। जिस चीज को आप ऑन करते हैं वो कितना प्रोटेक्टिव रहता है या नहीं,
जी फाइका, एथिक्स किसको कहते हैं? मैम एथिक्स मैनर को कहते हैं, यानी कोई अखलाकियात जो कंप्यूटर में होती है ना, उन्हें कहा जाता है। मैनर्स को एथिक्स कहते हैं, अखलाकियात को। पूरा का जो पूरा चैप्टर सराउंड करता है इन 4 पॉइंट्स को, जो कि हैं सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड एथिक्स। वो कहते हैं जी कंप्यूटर सिक्योरिटी रिस्क क्या चीज है? इज एनी इवेंट और एक्शन दैट कुड डैमेज अ लॉस or damage to computer hardware, software, data, information और processing capability। कंप्यूटर सिक्योरिटी का रिस्क एक ऐसे एक्शन को, एक ऐसे इवेंट को कहा जाता है जिसके अगेंस्ट आपके किसी भी कंप्यूटर के हार्डवेयर को या उसके सॉफ्टवेयर को या कंप्यूटर के अंदर पड़े हुए डाटा, इंफॉर्मेशन को या उसकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी को नुकसान पहुंचता हो। तो इस तरह के एक्शन को आप कहेंगे, इस तरह के इवेंट को आप कहेंगे ये कंप्यूटर सिक्योरिटी रिस्क है। ठीक है, बात समझ आई? अगर आपका हार्डवेयर डैमेज हो रहा है, अगर आपका सॉफ्टवेयर किसी तरीके से डैमेज हो रहा है, अगर आपका डाटा या इंफॉर्मेशन को किसी तरीके का नुकसान पहुंच रहा है, या अगर आपके सिस्टम की प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी क्या है? सिस्टम की स्पीड स्लो हो रही है, सिस्टम की मेमोरी ठीक से काम नहीं कर रही है, सिस्टम के ग्राफिक्स को अफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर डैमेज हो रही हैं, इसका मतलब सिस्टम सिक्योरिटी रिस्क पे है। अक्सर आपका जो मोबाइल फोन है, अक्सर जो आपके सिस्टम्स हैं, तो सिक्योरिटी अलर्ट दे देते हैं कि कुछ गड़बड़ है, कुछ काम एंटीवायरस रन करूं, ठीक है, तो आपके सिस्टम पे, तो आप उसे अलाउ करते हैं, हाँ जी एंटीवायरस रन करके देखें कि क्या कुछ ऐसी एक्टिविटी तो नहीं परफॉर्म हो रही जो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको कहा जाता है कंप्यूटर सिक्योरिटी रिस्क। फिर आगे बात आ जाती है साइबर क्राइम की। किसी को पता है, किसी को नॉलेज है, कुछ सुना है कभी इस वर्ड को? साइबर क्राइम किसे कहते हैं? यस मैम, हैंड रेस कीजिएगा, ऐसे बोलना शुरू नहीं करना। पक्षड़ी में पढ़ा था? चलो अब वाहिद बताएगा साइबर क्राइम किसे कहते हैं। मैम किसी भी चीज को हैक कर लेना, जैसे फेसबुक वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह, इन चीजों को हैक करने को, ये इलीगल एक्टिविटीज है, इनको हैक करना साइबर क्राइम कहलाता है। सिर्फ हैक करने को साइबर क्राइम तो नहीं कहते ना, वाहिद। डाटा वगैरह चोरी करना, साइबर क्राइम नहीं कहते। डाटा चोरी करना। ठीक है, नौशीन आप बताएं। ठीक है नौशीन आप बताएं। कोई डाटा चोरी करना, हैक कर लेना। सिर्फ डाटा चोरी करना या हैक करने को साइबर क्राइम नहीं कहते नौशीन जी। मरवा बताएं। मैम इलीगल कोई भी एक्ट और ऑनलाइन कोई ब्लैकमेलिंग भी है तो उससे भी साइबर क्राइम कहते हैं। इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए कोई भी इलीगल एक्टिविटी करना साइबर क्राइम कहलाता है। क्राइम है ना, क्राइम में सिर्फ चोरी एक क्राइम तो नहीं है। आप कहेंगे क्राइम इसने कत्ल कर दिया, तो आप कहेंगे नहीं कत्ल तो क्राइम नहीं है, सिर्फ चोरी क्राइम है। आप मुझे जो डेफिनेशन वाहिद ने दी या जो डेफिनेशन में भी और किसी ने दी, तो उसमें तो आया सिर्फ हैक कर लेना साइबर क्राइम है। नहीं जी, सिर्फ हैक कर लेना साइबर क्राइम नहीं है। कोई भी इलीगल एक्टिविटी इंटरनेट का इस्तेमाल करके होगी वो साइबर क्राइम आएगी। साइबर कहते हैं इंटरनेट को, और क्राइम है वो इलीगल एक्टिविटी। ठीक है, वो इलीगल एक्टिविटी किसी को धमकाना भी हो सकता है, वो इलीगल एक्टिविटी किसी के अकाउंट को हैक कर लेना भी हो सकता है, वो इलीगल एक्टिविटी किसी की जासूसी करना भी हो सकता है, वो इलीगल एक्टिविटी किसी की इजाजत के बगैर, मैंने रिकॉर्डिंग नहीं चलाई हुई, रुक जा, वो इलीगल एक्टिविटी किसी की इजाजत के बगैर उसके डाटा को एक्सेस कर लेना, वो इलीगल एक्टिविटी किसी की इजाजत के बगैर उसके डाटा को ट्रांसफर कर लेना, उसकी फाइल्स को डिलीट कर देना, उसके सिस्टम को डैमेज कर देना। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें क्या हैं? साइबर क्राइम की कैटेगरी में आती हैं। बात समझ आ गई? यस मैम। जी मैम। सिर्फ हैकिंग एक साइबर क्राइम नहीं है, बहुत से इलीगल एक्ट्स हैं, वो नजर आ रहा है इधर। ऑनलाइन और इंटरनेट बेस्ड इलीगल एक्ट्स, इसमें हैकर्स आ जाते हैं, क्रैकर्स आ जाते हैं, स्क्रिप्ट किडीज आ जाते हैं, ठीक है, कॉर्पोरेट स्पाइज आ जाते हैं, जैसे कंपनी ने जासूस हायर किए होते हैं कि जी फलानी कंपनी का फार्मूला ले आए, फलानी कंपनी की रेसिपी ले आए, ठीक है,
उनके सिस्टम में हैक करके या उनके सिस्टम में इलीगली पेनिट्रेट करके, तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, साइबर क्राइम के मैंने साइबर क्राइम ग्राफिकली आपको दिखा रहा है जी क्या क्या सिस्टम के फ्लॉज आ सकते हैं। हार्डवेयर थेफ्ट, हार्डवेयर की भी चोरी साइबर क्राइम में आती है, ठीक है, उसमें आ जाती है, कंप्यूटर रिस्क में आ जाती है, साइबर क्राइम में नहीं आती, कंप्यूटर रिस्क में आती है, ठीक है। आगे फिर ये थोड़ा सा वही एक दो रेपिटेशन में आगे बात आ गई जो हमने पहले देखी है कि इंटरनेट और नेटवर्क अटैक्स किस तरह के होते हैं। फिर साइबर क्राइम के लिए कौन कौन से अटैक्स का इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड ओवर नेटवर्क हैज अ हाई डिग्री ऑफ सिक्योरिटी रिस्क देन इंफॉर्मेशन केप्ट ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन प्रेमिसेस। आपने जो चीज सिर्फ अपने लैपटॉप के लेवल तक रखी है वो ज्यादा सिक्योर है एज कम्पेयर टू अगर वही चीज किसी नेटवर्क पे पड़ी है, अगर वही चीज किसी अकाउंट पे पड़ी है, क्योंकि अकाउंट आसानी से हैक किया जा सकता है, अकाउंट आसानी से एक्सेस किया जा सकता है एज कम्पेयर टू योर सिस्टम। पर ऐसा नहीं है कि सिस्टम हैक नहीं किया जा सकता, आपका मोबाइल फोन या आपका लैपटॉप या आपका कंप्यूटर हैक नहीं हो सकता है, पर जो चीज पब्लिकली डोमेन पे नेटवर्क पे रख दी गई है उस तक रसाई ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर चीजें पड़ी हैं या जो डाटा इंफॉर्मेशन सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के दायरे तक महदूद है, ठीक है। तो ये वो बात कर रहा है, वो कह रहे कौन कौन से टाइप्स के कंप्यूटर वायरसेस हैं। पहले उसने कंप्यूटर वायरस की एग्जांपल या डेफिनेशन बता दी। कंप्यूटर वायरस क्या करता है, अफेक्ट करता है किसी भी कंप्यूटर को इन अ नेगेटिव मैनर, कोई बेनिफिट तो देता नहीं, कोई कंप्यूटर का या कंप्यूटर चलाने वाले यूजर का कोई फायदा करके नहीं जाता, नेगेटिव मैनर में कोई ना कोई नुकसान देके ही जाता है कंप्यूटर वायरस। 3 तरह के यहाँ वायरसेस का बता दिया गया है, वॉर्म, ट्रोजन आर और रूटकिट, ठीक है। वॉर्म कैसा वायरस है, पिछले चैप्टर में भी पढ़ा, जो कॉपी कर लेता है अपने आप को बार बार, कॉपीज इटसेल्फ रिपीटेडली यूजिंग अप रिसोर्सेज एंड पॉसिबली शटिंग डाउन द कंप्यूटर। बार बार सिस्टम शट डाउन हो रहा है, बार बार सिस्टम शट डाउन हो रहा है, आप वायरस अपने आप को कॉपी कर रहा है, सी ड्राइव में बार बार कॉपी कर रहा है, डी ड्राइव में बार बार कॉपी कर रहा है, ठीक है। ये वॉर्म की एक खसूसियत है इस तरह के वायरस की। मीटिंग एंड होगी, रिकनेक्ट करूंगी, ऑनलाइन ही रहिएगा, ठीक है। ट्रोजन आर किस तरह का वायरस है, मलिशियस प्रोग्राम, मलिशियस प्रोग्राम होता है नुकसान देने वाले प्रोग्राम को कहते हैं, ठीक है, जहरीला प्रोग्राम, नुकसान देने वाला, दैट हाइड्स विद इन और लुक्स लाइक अ लेजिटिमेट प्रोग्राम, एक लीगल प्रोग्राम, एक ऑथेंटिक प्रोग्राम की तरह लग रहा होता है, या अपने आप को उन प्रोग्राम्स के साथ छुपा लेता है या शक्ल उन ऑथेंटिक प्रोग्राम्स जैसी बना लेता है। ये तो वाकई गेम है, चलो डाउनलोड कर लो, ये गेम की ही फाइल है, ये वाकई कोई MS वर्ड की ही फाइल है, चलो डाउनलोड कर लो, क्योंकि उसमें शक्ल वैसी तैयार की होगी। या अक्सर उन फाइल्स के साथ अपने आप को हाइड करके सिस्टम में पेनिट्रेट कर देता है, सिस्टम में एंटर हो जाता है। इस तरह के वायरस को, इस टाइप के वायरस को आप ट्रोजन आर का नाम देते हैं। रूटकिट किस तरह के वायरस होते हैं, प्रोग्राम दैट हाइड्स इन अ कंप्यूटर अलाउज समवन फ्रॉम अ रिमोट लोकेशन टू टेक फुल कंट्रोल। ऐसे प्रोग्राम्स जो आपके कंप्यूटर में छुप के बैठ जाते हैं, ठीक है, और अंदर ही अंदर क्या करते हैं, आपका डाटा या आपके कंप्यूटर का कंट्रोल किसी और को ट्रांसफर करते रहते हैं, और उसके नतीजे में क्या है, आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन, आपके जितने भी प्राइवेट डाटा है, आपके पासवर्ड है, आपका जो भी आपने टाइप किया, जो भी आपने एंटर किया, वो कहाँ रिमोट लोकेशन पे बैठ के कोई कंट्रोल कर सकता है, चाहे वो आपके अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर ले, चाहे आपके अकाउंट से इमेजेस ट्रांसफर कर ले, या जो भी इलीगल एक्टिविटी है वो परफॉर्म कर सकता है यूजिंग दिस टाइप ऑफ अटैक, रूटकिट टाइप ऑफ अटैक या वायरस, ठीक है जी। बात क्लियर होगी, स्पाईवेयर होता जी है मैम। मैम, जी रूज मैम जो स्पाईवेयर होता है वो भी तो यही काम करता है कि इंफॉर्मेशन स्पाईवेयर और रूटकिट क्या करती है, मोरलेस एक जैसा ही काम करती है, पर स्पाईवेयर क्या करते हैं, स्पाईवेयर सिर्फ जासूसी करते हैं, सिर्फ जासूसी करना और कंट्रोल दे देने में थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंस है नुकसान का। मैं सिर्फ जासूसी कर रही हूँ कि अरूज ने आज किससे बात की, अच्छा अरूज आज किससे मिली, अच्छा आज कब खाना खाया, आज कहाँ शॉपिंग करने गई, क्या चीज कितने की ली, ये तो होगी जासूसी करना। और अगर एक ऐसा अटैक है जिसके थ्रू मैं अरूज की इन तमाम
एक्टिविटीज को कंट्रोल भी कर सकूं। किससे मिलने गई, उसके बाद मैं उस चीज को मैनिपुलेट या चेंज भी कर सकूं, क्या खरीदा, कहाँ से, अकाउंट बैलेंस से पैसे और माइनस भी कर लूं। सिर्फ पता तो चल रहा है कि कितने पैसे हैं, तो सिर्फ पता चलने में और उन पैसों को अपनी तरफ ट्रांसफर कर लेने में थोड़ा सा नुकसान का ज्यादा फर्क है, ठीक है। रूटकीट स्पाईवेयर से भी ज्यादा डिस्ट्रक्शन देता है। देखो, someone allows someone from a remote location to take full control। फुल कंट्रोल का मतलब ये होता है चाहे अकाउंट में से पैसे ट्रांसफर कर ले, चाहे अकाउंट में से तस्वीरें डिलीट कर ले, चाहे कोई चीज ऐड कर ले, चाहे कोई चीज चेंज कर ले, चाहे कोई चीज डिस्ट्रॉय कर दे, चाहे कुछ करप्ट कर दे। स्पाई ये सारे काम नहीं करता, स्पाई सिर्फ जासूसी करता है, स्पाई सिर्फ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है। पर अगर कंट्रोल भी ट्रांसफर हो जाए, आपके हाथ में कंट्रोल आ जाए, फिर आप अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं, अपनी मर्जी से और जितना चाहे नुकसान पहुंचा सकते हैं सामने वाले को। अब बात समझ आइए रोज? यस मैम, आ गई है। मैम वहाँ पे तो स्पाईवेयर रिमूवर भी था ना, तो यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है। भाई हमारे जो एंटीवायरस है वो यही तो काम करते हैं। ओके मैम। हाँ, एंटीवायरस यही तो कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है, ये नहीं जिक्र हो रहा है। यहाँ पे तो हम वायरसेस को डील कर रहे हैं, यहाँ पे तो वायरसेस के बारे में पढ़ रहे हैं होते क्या क्या। अब इन्फेक्टेड कंप्यूटर क्या है? इन्फेक्टेड कंप्यूटर एक ऐसे कंप्यूटर को कहते हैं जिसमें इनमें से एक या एक से ज्यादा सिम्टम्स नजर आ रहे हों। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मरीज है तो आपको कैसे पता चलेगा ये इन्फेक्टेड मरीज है, ठीक है? क्यों? क्योंकि उसमें अलामतें वो नजर आ रही होंगी। जब इसमें वायरस आ गया है, इस बात का अंदाजा कैसे होता है? अगर उसका ऑपरेटिंग सिस्टम स्लो हो जाए, ठीक है। मेमोरी नजर तो आ रही है कि 50 GB फ्री पड़ी है, बार बार मैसेज दे रहा है मेमोरी लो, ठीक है। अवेलेबल मेमोरी इज लेस देन एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड तो है कि मुझे नजर आ रहा है कि मेरी 50 GB खाली पड़ी है, बार बार सिस्टम क्यों कह रहा है मेमोरी लो? वो कोई वायरस जनरेटेड मैसेज है कि ये कोई ऐसा एक्शन ले जिस एक्शन की वजह से इसके सिस्टम को कोई ना कोई नुकसान पहुंचे। फाइल्स करप्ट होने लग जाती हैं, बड़ी बड़ी फाइल्स डिलीट होने लग जाती हैं, ठीक है। सिस्टम की प्रॉपर्टीज चेंज होने लग जाती हैं। अक्सर मेरे पास पहले एक सिस्टम हुआ करता था, एक आधी दफा मैंने वायरस एक्सपीरियंस किया, बैकग्राउंड ब्लैक हो जाता था। आपने वॉलपेपर लगाया होता ना डेस्कटॉप पे, जब वायरस ने आना, वायरस की सबसे पहली एक्टिविटी होती है, वायरस आपके सिस्टम का मोर और लेस, कुछ वायरसेस ऐसे हैं, कुछ कैटेगराइज्ड वायरसेस की बात कर रही हूँ, वो बैकग्राउंड का जो सिस्टम क्या करता है, सिस्टम निशानी के तौर पे जो बैकग्राउंड पे आपने वॉलपेपर लगाया होता है वो बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन आ जाती है। आप फिर वॉलपेपर चेंज करते हो, फिर कुछ अर्से बाद वो स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। वायरस अंदर क्या कर रहा होता है? करप्शन कर रहा होता है, डिस्ट्रक्शन कर रहा होता है, जिसके नतीजे में सिस्टम में कुछ अलामतें नजर आने लग जाती हैं कि ये सिस्टम ठीक तरीके से प्रॉपरली काम नहीं कर रहा। इसका मतलब इन्फेक्शन आ गया है। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम शट डाउन होने लग जाता है, बैठे बैठे रीस्टार्ट होने लग जाता है, कुछ इंस्टॉल नहीं किया, कुछ ऐसी डिमांड नहीं की, ठीक है। ये सारी अलामतें क्या हैं? इन्फेक्टेड कंप्यूटर की अलामतें हैं। एक कंप्यूटर में वायरस अटैक आ गया है। How a virus can spread through an email message। लोग ईमेल के थ्रू भी वायरसेस अक्सर भेज देते हैं। अक्सर मेल्स आती हैं, प्रमोशनल मेल्स, फलानी सेल, फलानी लॉटरी, फलाना घर बनाने के तरीके, जल्दी से कमाई करने के, रातों रात बैठ के अमीर होने के तरीके। कई लोग ऐसे हैं, ठीक है, जो ईमेल पे क्लिक करके वायरस के अटैक का शिकार हो जाते हैं। यूजर्स कैन टेक सेवरल प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट देयर होम एंड वर्क कंप्यूटर्स। प्रिकॉशंस किसे कहते हैं जी? एहतियाती तदबीर के यूजर कई ऐसे प्रिकॉशंस इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या करने के? हाँ, तो क्या क्या है? टिप्स दे दी गई। नेवर स्टार्ट अ कंप्यूटर विद रिमूवेबल मीडिया। फ्लैश लगा के या कोई और ऐसा रिमूवेबल मीडिया लगा के सिस्टम को स्टार्ट ना करें, ठीक है। हो सकता है उस सिस्टम में वायरस हो, उस फ्लैश में वायरस हो, सीडी में, डीवीडी में वायरस हो, और आपका सिस्टम स्टार्टअप के तौर पे उस वायरस को वहां से कैच कर ले या पिक कर ले, ठीक है। नेवर ओपन एन ईमेल अटैचमेंट अनलेस यू आर एक्सपेक्टिंग। कोई आपको ऐसी ईमेल आए जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। मैंने तो कहीं अप्लाई नहीं किया था, मैंने तो किसी लॉटरी के लिए अप्लाई नहीं किया था, मैंने तो कहीं बैंक में अप्लाई नहीं किया,
मैंने तो कोई जीतो पाकिस्तान में अप्लाई नहीं किया था और मुझे इस तरह की मेल आ गई है कि जी 5 लाख रुपए निकल आए हैं या ऐसा हुआ है। तो अगर आप उस चीज को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, आपको पता है आपने अप्लाई नहीं किया था, तो किसी भी ऐसे चीज पे, ऐसी ईमेल पे लालच में आके क्लिक ना करें। अच्छा जी, ये पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, ये सारी एक दफा पढ़ के। मैं तो ना समझे, फिर देख लीजिएगा। अच्छा जी, बॉटनेट क्या होते हैं? बॉटनेट इज अ ग्रुप ऑफ कॉम्प्रोमाइज्ड कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू अ नेटवर्क। ऐसे ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स को बॉटनेट कहा जाता है जो कॉम्प्रोमाइज हो गए होते हैं। कॉम्प्रोमाइज का मतलब होता है, पता है कॉम्प्रोमाइज का क्या मतलब होता है? समझौता करना। हाँ, जो इन्फेक्ट हो चुके होते हैं, जो इन्फेक्ट हो चुके होते हैं, इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स को कॉम्प्रोमाइज्ड कंप्यूटर्स कहा जाता है कि अब उन्हें बर्दाश्त करना पड़ रहा है, अब वो अंडर अटैक आ गए हैं। तो ग्रुप ऑफ अंडर अटैक कंप्यूटर्स को, कि आपको भी इन्फेक्शन हो गया, आपके कंप्यूटर को भी, आपके कंप्यूटर को भी, यानी नेटवर्क पे वो तमाम कंप्यूटर जो अंडर अटैक आ जाते हैं, उस ग्रुप को आप बॉटनेट कहते हैं। और बॉटनेट कंप्यूटर्स को अक्सर ज़ॉम्बीज भी कहा जाता है। ज़ॉम्बीज का तो आपको पता होगा जी मैम। हाँ, जो लाश के तौर पे जिंदा होते हुए भी जिंदा नहीं है, या मुर्दा होते हुए भी मुर्दा नहीं है, मतलब अंदर अटैक है, वो कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं, वो इन्फेक्ट हो चुके हैं, ठीक है, तो उन्हें अक्सर ज़ॉम्बीज कहा जाता है। एक सिंगल इंडिविजुअल कॉम्प्रोमाइज कंप्यूटर को आप ज़ॉम्बी कहेंगे, कलेक्शन ऑफ कॉम्प्रोमाइज कंप्यूटर्स को आप बॉटनेट कहेंगे। अच्छा जी, एक और अटैक है जिसे डॉस अटैक कहा जाता है, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। डिनायल का क्या मतलब होता है जी? किसी को नहीं पता? डिनायल कहते हैं इनकार करने को। अच्छा, अजान हो रही, मैं अजान सुन लूं, ठीक है, फिर बच्चे कंटिन्यू करते हैं। मैम मीटिंग ज्वाइन करनी है? जी बच्चे, ज्वाइन करनी है मीटिंग। हाँ जी, ओके मैम। हाँ जी, अजान के बीच में ही एंड हो जाएगी, मैं रिकनेक्ट करूंगी, फिर ज्वाइन करके आगे स्टार्ट करें। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक को डिनायल कहते हैं इनकार करने को। डिनायल ऑफ सर्विस का मतलब है काम कर देने से इनकार करना, तो मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करूंगा। डिनायल ऑफ सर्विस का अटैक एक ऐसा नेटवर्क का अटैक है जो आपके कंप्यूटर की एक्सेस को या इंटरनेट की सर्विसेज को डिस्टर्ब कर देता है। इट मीन्स आपका सिस्टम काम करने से इनकार कर देता है अगर आप डिनायल ऑफ सर्विस के अटैक को एक्सपीरियंस कर रहे हो या फेस कर रहे हो, ठीक है। ये डॉस अटैक अक्सर नेटवर्क पे छोड़ा जाता है और ये नेटवर्क पे तब अक्सर आपको फेस करने को मिलता है जब बहुत ज़्यादा डाटा ट्रैफिक किसी एक वेबसाइट की तरफ जा रही हो, तो वेबसाइट का सर्वर क्या कहता है कि ये अंडर डॉस अटैक आ गया है, मैं अब इसको फर्दर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकता। यानी हर वो कंप्यूटर, हर वो यूजर जो उस टाइम पे उस वेबसाइट को या उस सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा होता है, उसको एक मैसेज नजर आने लग जाता है कि दिस वेबसाइट या दिस सर्वर इज अंडर डॉस अटैक, ठीक है। इसको कहा जाता है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। फिर बैकडोर भी एक तरह का अटैक है, एक तरह का मेथड है सिस्टम को करप्ट करने का या डिस्टर्ब करने का, और वो है एक ऐसे प्रोग्राम को या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कहा जाता है जो अलाउ करते हैं यूजर्स को टू बाईपास सिक्योरिटी कंट्रोल्स। अगर आप या अगर मैं किसी भी तरह के आपके लैपटॉप में लगे हुए, आपके मोबाइल में लगे हुए सिक्योरिटी कंट्रोल को बाईपास कर लूं, बाईपास करने का क्या मतलब, उसको उससे होके गुजर जाऊं विदाउट रिस्ट्रिक्शन, इसका मतलब मैंने बैकडोर या जैसे चोर दरवाजे का इस्तेमाल किया। आपने मोबाइल फोन पे लगाया हुआ लैप पासवर्ड पैटर्न, आपने मोबाइल फोन पे लगाया हुआ फिंगरप्रिंट पैटर्न, आपने मोबाइल फोन पे किसी और तरह का सिक्योरिटी कंट्रोल लगाया हुआ, मैं सारे सिक्योरिटी कंट्रोल बगैर आपको पता लगे, बगैर उसको बाईपास कर दूं, ठीक है, तो इस तरह का अटैक क्या कहलाएगा, बैकडोर कहलाएगा। इस तरह के सेट ऑफ प्रोग्राम्स को या इंस्ट्रक्शंस को आप बैकडोर कहना, बड़ा खतरनाक अटैक है। अगर आपके पासवर्ड्स को कोई क्या है खोल के बगैर आपकी इजाजत के चला जाए, तो आपको तो ये लगेगा कि पासवर्ड लगा हुआ है, और आपको इस बात का भी अंदाजा नहीं होगा कि आपका पासवर्ड रिमूव हो गया है या आपका पासवर्ड कोई खोल के चला गया, आपके सिस्टम के अंदर पेनिट्रेट कर गया, ठीक है। तो ये सबसे खतरनाक और सबसे डेंजरस अटैक है नेटवर्क का।
स्पूफिंग क्या टेक्निक है? स्पूफिंग इज अ टेक्निक इंट्रूडर्स यूज टू मेक देयर नेटवर्क और इंटरनेट ट्रांसमिशन अपीयर लेजिटिमेट। स्पूफिंग एक ऐसी टेक्निक को कहते हैं जहाँ इंट्रूडर्स कहते हैं दखल अंदाजी करने वालों को, बगैर इजाजत के दखल अंदाजी करने वालों को, ठीक है, बगैर इजाजत के आपके सिस्टम में पेनिट्रेट करने वालों को कहते हैं कि जी ये स्पूफिंग कर रहे हैं, ठीक है, इंट्रूडर्स हैं। तो इंट्रूडर्स क्या करते हैं? अपने नेटवर्क और अपने इंटरनेट ट्रांसमिशन को लेजिटिमेट का मतलब होता है वैलिड, ऑथेंटिक दिखाते हैं। इसका मतलब वो कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करें? वो स्पूफिंग का इस्तेमाल करें। मैं एक इंट्रूडर हूँ और मैं कह रही हूँ कि ये चीज़ चाइना की ही बनी है, ये चीज़ इंग्लैंड से आई है, ये चीज़ अमेरिका से आई है, मतलब मैं अपनी एक 2 नंबर चीज़ को लेजिटिमेट, वैलिड, ऑथेंटिक कह के सेल कर रही हूँ। इसका मतलब मैं स्पूफिंग की टेक्नोलॉजी यानी फेकनेस, ठीक है, धोखाधड़ी का इस्तेमाल करते हुए जब किसी तरीके से नेटवर्क को अटैक किया जाता है तो उसे कहते हैं कि स्पूफिंग की टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको लगता है ये ओरिजिनल वेबसाइट? इंट्रूडर का क्या मतलब? इंट्रूडर का मतलब होता है दखल अंदाजी करने वाला, मदाखलत करने वाला, आपकी इजाजत के बगैर आपके सिस्टम में पेनिट्रेट करना है। आपको लगेगा ये तो ओरिजिनल फेसबुक की वेबसाइट है, ओरिजिनल दिख रही है, अपना आईडी भी डाल दो, अपना पासवर्ड भी डाल दो, एक्चुअली वो क्या होती है? वो फेक होती है। आपको लग रहा है नहीं ये ओरिजिनल है, इसने कार्ड नंबर मांगा है तो ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, इसने ये चीज मांगी है, दे दो सारा डाटा दे दो, क्योंकि आपको ओरिजिनल लग रहा होता है। ये जो ओरिजिनल लग रहा होता की टेक्निक है जो इंट्रूडर इस्तेमाल करते हैं वो टेक्निक स्पूफिंग कहलाती है। एक्चुअली तो वो ओरिजिनल नहीं होती, इट लुक्स लाइक, ठीक है, इट लुक्स लाइक या इट अपीयर्स लाइक लेजिटिमेट, उसे कहते हैं स्पूफिंग। फायरवॉल इसके अगेंस्ट क्या करती है जी? फायरवॉल इज अ हार्डवेयर और अ सॉफ्टवेयर। इट कुड बी अ हार्डवेयर और इट कुड बी अ सॉफ्टवेयर। कुड बी अ हार्डवेयर इसलिए कहा गया कि अलग से एक फायरवॉल की डिवाइस भी हो सकती है जो सिर्फ इसी मकसद के लिए काम कर रही है कि आपको तमाम नेटवर्क अटैक से प्रोटेक्ट करे। आपको से मुराद है आपके सिस्टम, ठीक है, और ऑफ कोर्स उसके अंदर, उस हार्डवेयर के अंदर चलने वाला सॉफ्टवेयर फायरवॉल के तौर पे एक्ट कर रहा होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है नेटवर्क के रिसोर्सेज को इंट्रूजन से। इंट्रूडर्स इंट्रूजन करते हैं, इंट्रूडर कहते हैं करने वाले को, मदाखलत करने वाले को, और मदाखलत को इंट्रूजन कहते हैं, ठीक है। आपके काम में कोई मदाखलत कर रहा है तो वो इंट्रूजन कर रहा है और करने वाला इंट्रूडर कहलाता है, ठीक है। काम में, सिस्टम में बगैर इजाजत के इंट्रूजन करने को फायरवॉल क्या करती है? रोकती है, प्रोटेक्ट करती है। फिर आ जाता है अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड यूज। 2 कैटेगरीज आ जाती हैं अनऑथराइज्ड के अंदर, एक होती है एक्सेस और एक होती है यूज। ये वही डिफरेंस है जैसे डिफरेंस मैंने आपको रूटकिट और उसका बताया था स्पाईवेयर का। स्पाईवेयर आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, रूटकिट आपको कंट्रोल भी दे देती है। इसी तरह अनऑथराइज्ड एक्सेस में आप सिर्फ रसाई हासिल करते हैं, हो सकता है वो रसाई हासिल करते हो आप सिर्फ जानने के लिए, उसके मैसेजेस पढ़ने के लिए, उसकी कॉल्स सुनने के लिए, पर यूज का मतलब है फिर उन मैसेजेस को, उन कॉल्स को या उस डाटा को गलत तरीके से इस्तेमाल करने को अनऑथराइज्ड यूज कहते हैं, ठीक है। एक्सेस है यूज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क विदाउट परमिशन। विदाउट परमिशन आपका मोबाइल ऑन पड़ा था, मैंने गैलरी में से तस्वीरें भी देख ली, आपका लैपटॉप ऑन था, मैंने जल्दी से आपके मैसेजेस भी पढ़ लिए, मैंने ये भी देख लिया अच्छा बैंक के अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं, सारा भी। इसका मतलब मैंने आपके कंप्यूटर को या आपके नेटवर्क को बगैर इजाजत के इस्तेमाल किया, तो ये अनऑथराइज्ड एक्सेस कहलाए। यूज क्या है? यूज ऑफ कंप्यूटर और इट्स डाटा फॉर अनअप्रूव्ड और पॉसिबल इलीगल एक्टिविटीज। वहां एक्सेस था सिर्फ जानने के लिए, एक्सेस कहते हैं रसाई को। अब रसाई तो मिल गई, पता तो चल गया, जान तो लिया कि बैंक में इतने पैसे पड़े हैं, पर अब उसे इलीगल एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल भी करना यूज कहलाएगा। अब उन पैसों को ट्रांसफर भी कर देना, अब उन पैसों से कोई अपनी ऑनलाइन शॉपिंग करते रहना, ठीक है, या उन पैसों को किसी और इलीगल एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल कर लेना, ठीक है, उसे अनऑथराइज्ड एक्सेस करना। ऑथराइज का मतलब होता है इजाजत होना, अनऑथराइज का मतलब होता है बगैर इजाजत के, बगैर परमिशन के, जब आपको अथॉरिटी नहीं है ये काम करने की कि आप एक्सेस कर सकें,
या अथॉरिटी नहीं है ये काम करने की कि आप पैसों को ट्रांसफर कर सकें या कोई और एक्टिविटी परफॉर्म कर सकें, इसका मतलब आप अनऑथराइज्ड पर्सन है इस काम को करने की। अगर आपको इजाजत होती तो आपको पासवर्ड पता होते, आपको इजाजत होती तो आप मेंबर होते, आपको इजाजत होती तो वो लैपटॉप आपका होता। क्योंकि वो आपकी चीज नहीं है, आपका अकाउंट नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, तो आप एक अनऑथराइज्ड पर्सन है उस चीज को, उस एक्टिविटी को एक्सेस करने के लिए, उस सिस्टम को एक्सेस करने के लिए और उसके अंदर मौजूद डाटा को यूज कर। बात समझ आ गई? यस जी मैम। मैम। जी मैम। एक्सेस कंट्रोल डिफाइंस हु कैन एक्सेस। एक्सेस कंट्रोल फिर किसे कहते हैं? एक्सेस कंट्रोल इस बात को डिफाइन करता है कि एक्चुअल एक्सेस कर कौन सकता है। मेरे पास एक्सेस कंट्रोल है मेरे लैपटॉप का, आपके पास एक्सेस कंट्रोल नहीं है मेरे लैपटॉप। एक्सेस कंट्रोल ऐसी क्या उसे कहते हैं, परमिशन को कहते हैं, ऐसी ग्रांट को कहते हैं जो इस चीज को डिफाइन करती है कि एक्चुअल में इस लैपटॉप को कौन एक्सेस कर सकता है कौन नहीं। फॉर एग्जांपल आप में से मैं किसी को कह दूं कि आपके पास एक्सेस कंट्रोल है मेरे लैपटॉप, तो आप कहेंगे यस वी हैव एन एक्सेस कंट्रोल ऑफ दिस लैपटॉप या ऑफ दिस मोबाइल फोन या ऑफ दिस डिवाइस। ठीक है, तब कौन एक्सेस कर, हु कैन एक्सेस, व्हेन दे कैन एक्सेस, कब कर सकते हैं और व्हाट एक्शंस दे, और उस एक्सेस के बाद वो क्या एक्शंस ले सकते हैं। हो सकता है आपको सिर्फ एक्सेस कंट्रोल इस चीज का हो कि आप मेरे मोबाइल लैपटॉप को एक्सेस कर सकते हैं, बस उसे ऑन कर सकते हैं सुबह सुबह आके, तो हु कैन में आ गया आप कर सकते हैं। व्हेन दे कैन में आ गया सुबह के टाइम, क्योंकि ऑफिस खुलना है तो मेरे लैपटॉप का या मेरे सिस्टम का ऑन होना जरूरी है। और व्हाट एक्शंस आप सिर्फ ऑन कर सकते हैं, उससे आगे आप कुछ नहीं कर सकते। ऑन करने तक की एक्सेस दी है, उससे आगे तो पासवर्ड डालना पड़ेगा, उसकी एक्सेस नहीं है आपको। तो एक्सेस कंट्रोल लिमिटेशन भी डिफाइन करता है। फिर एक स्टेप ऊपर एक्सेस कंट्रोल दे दिया, आपको एक्सेस की इजाजत दी, हु का जवाब आ गया, हु आप। व्हेन दे कैन, किसी टाइम भी आप मेरा लैपटॉप एक्सेस कर सकते हैं, आप मेरे फ्रेंड हैं, आप किसी टाइम भी मेरा लैपटॉप एक्सेस कर सकते हैं, आपको पासवर्ड पता है। बट एक्शन, आप जी उस पर बैठ के यूट्यूब देख सकते हैं, आप मेरे लैपटॉप पर बैठ के गाने सुन सकते हैं, फिल्म देख सकते हैं, तो ये आपको एक्शंस भी पता चल गए कि आप मेरे लैपटॉप पे क्या, पर आप मेरा अकाउंट नहीं खोल सकते, आप मेरे फेसबुक का या आप मेरे जो है बैंक का अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। तो यहाँ मैंने लिमिटेशन लगा दी आपके एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, तो एक्सेस कंट्रोल डिफाइन करता है कौन सिस्टम को एक्सेस कर सकता है, कब एक्सेस कर सकता है और कितने लेवल तक एक्सेस या यूज कर सकता है। टू फेज प्रोसेस कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन, ये अक्सर लगा दिया जाता है, अक्सर आपकी प्रोटेक्शन के लिए आप टू फेज प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। मैं भी आप में से कई लोगों ने लगाया होगा कि फेसबुक जब लैपटॉप पे खुले तो एक उसका जो सिक्योरिटी कोड है वो मोबाइल पे भी आए, या फेसबुक जब किसी नए कंप्यूटर पे खुले या जीमेल जब किसी नए कंप्यूटर पे खुले तो सिर्फ वहाँ पासवर्ड देना जरूरी नहीं है, जो मोबाइल फोन पे कोड आया उस कोड को भी देना जरूरी। तो वो टू स्टेप वेरिफिकेशन के नाम से या टू फेज वेरिफिकेशन के नाम से, ऑथेंटिकेशन के नाम से ये सिक्योरिटी कंट्रोल या एक्सेस कंट्रोल लगाया जाता है। यूजर नेम दे देना, पासवर्ड दे देना, फिर कैप्चा कोड किसे कहते हैं पता किसी को? नो मैम। नो मैम, किया तो होगा किसी ना किसी ने कैप्चा कोड कभी कभी। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वो कहता है ये क्या लिखा हुआ नीचे लिखें, तो आप लिखें C85, ये D लिखा है या P लिखा है, वो कोड सा बना आता है तस्वीर की फॉर्म में, ग्राफिक की फॉर्म में। उस कोड को आपने नीचे रीड करके री एंटर करना होता है, उसे कहते हैं कैप्चा। यस मैम। अब याद आया होगा कि जब कभी अकाउंट कोई बनाया हो तो वो कहता है कि आर यू अ रोबोट, आप रोबोट तो नहीं है, साबित करें। आप कहते नहीं जी रोबोट नहीं, तो वो कहते हैं जी ये कैप्चा जो कोड नजर आ रहा है उसे एज इट इज पढ़ के लिखो। तो अक्सर समझ नहीं आ रही होती कि ये पी लिखा है या डी लिखा है, क्योंकि वो कभी कभी जुड़े हुए होते हैं, कभी मिसमैच हुए होते हैं। तो आपने वो कोड अपनी वेरिफिकेशन के लिए एंटर करना होता है, उसे कैप्चा कहते हैं। एक्सेस कंट्रोल को डिफाइन करने के लिए एक सिक्योरिटी कंट्रोल के तौर पे एक्ट करता है। अच्छा जी, आज के लिए इतना काफी है? जी Yes, मैम। काफी है। जी मैम। सारे के सारे ठीक है, चले जी आज की ऊपर पढ़ते इंशाल्लाह। अनऑथराइज्ड एक्सेस यूज में possessed objects और biometric devices
से आगे कल इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। आगे टॉपिक इतने मुश्किल नहीं है, आसान से हो जाए। मैम अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड अनऑथराइज्ड यूज का ये रिपीट कर दें प्लीज। अनऑथराइज्ड एक्सेस और अनऑथराइज्ड यूज में क्या डिफरेंस है? एक्सेस और यूज में वही डिफरेंस है जो रसाई और इस्तेमाल में होता है। रसाई का मतलब है कि मैंने आपके लैपटॉप को, आपके मोबाइल फोन को आपके बगैर यूज किया, एक्सेस में आता है। यूज किस लिए किया? आपके गैलरी की तस्वीरें देखी, आपके मैसेजेस पढ़ ली, ठीक है, आपकी कोई फोन कॉल की, कोई रिकॉर्डिंग की, कोई डाटा पड़ा हुआ था वो देख लिया या सुन लिया, ये तो मैंने एक्सेस की। रसाई, रसाई कहते हैं पहुंच को। मैं पहुंच तो गया, बगैर इजाजत के पहुंच गया, आपके कंप्यूटर को इस्तेमाल करके उस डाटा तक पहुंच, वो एक्सेस कहते हैं। यूज का क्या मतलब है? अब जब एक्सेस मिल गई, जब तस्वीरें भी देख ली, जब कॉल्स भी सुन ली, जब पता चल गया बैंक अकाउंट में 4 लाख रुपया भी पड़ा है, तो सिर्फ पता चलने से दिल की तसल्ली ना हुई कि इतना नुकसान तो नहीं हुआ, तो क्यों ना अब उस 4 लाख से या तो शॉपिंग कर ली जाए, या उस 4 लाख को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया जाए, या उन पैसों से कोई इलीगल काम कर लिया जाए, उन तस्वीरों से या तो किसी तरीके की इलीगल एक्टिविटी की जाए, ठीक है, तो उसे कहेंगे यूज। तो इलीगल एक्टिविटी कर देना कंप्यूटर का ही इस्तेमाल करके अनअप्रूव्ड, ठीक है, अनअप्रूव्ड इजाजत नहीं है आपको वो एक्टिविटी करने की, अब अनऑथराइज है, आपको नहीं कर सकते, उसको इस्तेमाल को आप यूज कहते हैं, रसाई को आप एक्सेस कहते हैं। क्या आगे बात समझ? जी मैम। चलो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। जी मैम। Yes, ma'am. इंशाल्लाह कल आगे करेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी, जज़ाकल्लाह। अपना अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैम। 10 बच्चे मुझे भेज दिया है जिनको मैंने देख लिया। हाँ जी, अल्लाह हाफिज मैम। मैम ये पिक्स भी सेंड कर दीजिए। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? बच्चे वैसे मैं जा ही रही हूँ, आवाज नहीं आ रही तो मैं आपको स्लाइड सेंड करती हूँ, साथ ही रिकॉर्डिंग भी सेंड करती हूँ। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज।